नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। पहले खबर पंजाब से, चुनावी राज पंजाब से, जहां सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटवाने की जिद के बाद अब नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद ही कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इस पर दिल्ली दौरे पर पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि मैंने पहले ही कहा था कि ऐसे शख्स इस पर भरोसे के काबिल नहीं है और सीमावर्ती राज्य के लिए ठीक नहीं है। बहरहाल कैप्टन की बीजेपी नेताओं से होने वाली मुलाकातें चर्चा पे हैं। उनका ये कहना है कि वे अपने निजी दौरे पर आए हैं और घर खाली करने आए हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वे सोनिया गांधी से भी मिल सकते हैं। उनके करीबी इसे निजी दौरा बता रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि पंजाब को चरणजीत सिंह चन्नी जैसे दलित नेता मुख्यमंत्री बनाने के बाद बवाल थम क्यों नहीं रहा? सिद्धू ने इस्तीफा क्यों दिया है? क्यों वो मुख्यमंत्री ना बनाए जाने से, उनके चहेतों को मंत्री पद ना देने से नाखुश थे? और मुझे कहा जा रहा है कि कुछ ही पल पहले जो कन्हैया कुमार जुड़े हैं कांग्रेस से, उनको सुन लेते हैं। जो है ट्विटर पे आप लोग क्या क्या चला दिए हैं और लोग हमको पूछ रहा है कि जिग्नेश का नाम काहे नहीं ट्रेंड कर रहा है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, हम ना अलग अलग लोग नहीं हैं, यह मंच आपस में बटा हुआ नहीं है। तो सवाल जो है सारा तोप का गोला जो है हमारे तरफ ही नहीं हो, मंच के तरफ मुखातिब हो, मैं भी जवाब दे दूंगा। Yes, Jainendra ji, please ask your question. हाँ, सुन रहे हैं। बड़ा जैनेंद्र भाई बड़ा वैचारिक सवाल पूछे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जैनेंद्र भाई। एक तो देखिए, हमारी जो ये नई पार्टी है, इस पार्टी के जो संगठन के महासचिव हैं वो केरल से ही हैं। इनसे आप चाहें तो अकेले में भी पूछ लीजिएगा। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हमने एक शब्द नहीं बोला था। हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी बोले हैं, लेकिन केरल के विधानसभा चुनाव में नहीं, जेएनयू के प्रेसिडेंशियल स्पीच में बोले थे। देखिए, हमको हमारा इतिहास पता है और हम यही कहते हैं, इतिहास को तोड़ा और मरोड़ा नहीं जा सकता है। इतिहास इतिहास होता है। इतिहास कोई कागज पे लिखे हुए शब्द होते हैं कि आप उसको जो है इरेजर से मिटा दीजिएगा। केरल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं बोले थे। आपने पूछा कि कब आपको ऐसा महसूस हुआ। देखिए, महसूस तो मुझे राजनीति में आए हुए 18 साल हो गए हैं और मैंने हमेशा ये महसूस किया कि कहीं ना कहीं इस देश की जो राजनीतिक विरासत है वो भटक गई है। भूल भुलैया नहीं होता है, राइट लेफ्ट सेंटर घूमने लगा है और पता ही नहीं चल रहा है कि एक्चुअल आइडियोलॉजिकल पोजीशनिंग कहाँ है, उसके थ्रेड्स कहाँ पे हैं। तो मैं जैनेंद्र भाई, आपने वैचारिक सवाल पूछा है, एक ऐतिहासिक तथ्य आपसे साझा करता हूं। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर था कल तक। वो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन 1936 में बना और उस इतिहास जाकर के देख लीजिएगा। उसका जो इनॉग्रल सेशन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का उसमें भाषण हुआ था और उस वक्त देश के जितने भी नौजवान थे, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है हमारे कुछ साथियों को, लेकिन अपने विद्यार्थी के होने के जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल हुए थे, बाद में निकाल दिया गया था। मतलब अंग्रेजों के खिलाफ जो छात्रों का संघर्ष हो रहा था, सभी विचारधारा के लोग उसके सदस्य थे। और आपने जो वैचारिक सवाल पूछा कि आपको लेफ्ट के भविष्य के रूप में देखा जा रहा है, कौन कह रहा है कि लेफ्ट का भविष्य खराब हो गया है? व्यक्ति आते हैं और जाते हैं, संगठन हमेशा व्यक्ति से बड़ा होता है। व्यक्ति की अपनी एक भूमिका होती है, उस भूमिका को वो अपनी क्षमता से निभाने की कोशिश करता है। मैं आपको बता दूं, जहां जिस पार्टी से आप मेरा संबंध जोड़ रहे हैं, मैं वहां पैदा हुआ हूं। मेरे भीतर सोचने, समझने, लड़ने की जो क्षमता है, ये उसके ट्रेनिंग का हिस्सा है और मुझे इस बात का गर्व है। लेकिन वहां जो लड़ने का तरीका है और जिस तरीके से वो लड़ रहे हैं, मुझे लगता है
आज जो देश की स्थिति है उसमें उसके स्पीड को बढ़ाने की जरूरत है और जो वैचारिक संकीर्णता है उसको तोड़ने की जरूरत है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं अपने कई साथियों से पूछा कि क्या भगत सिंह की जयंती देश के सभी संगठनों को नहीं मनाना चाहिए और क्या गांधी की तस्वीर सभी संगठनों के कार्यालय में नहीं होना चाहिए। ये हमारा इतिहास है, ये हमारी विरासत है। कुछ लोग बहुत चालाकी से विचारधारा की खोल में यह जो हमारी ऐतिहासिक विरासत और परंपरा है इसको आपस में उलझाने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा पॉपुलर डिबेट है मीडियम और मीन्स का, साध और साधन का, हिंसा और अहिंसा का। तो मैं आपके सामने इस सदन के समक्ष यह बात कहता हूं, जब भगत सिंह कहते हैं कि बम और पिस्तौल इनकलाब नहीं ला सकता है, मतलब भगत सिंह हिंसा का निषेध कर रहे हैं, वायलेंस को निगेट कर रहे हैं। और जब बापू कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं करो या मरो, मतलब वो व्यक्ति के ऊपर होने वाली हिंसा को स्वीकार कर रहे हैं और अहिंसा को निगेट कर रहे हैं। देश की अर्जेंसी क्या है इस बात को समझिए। और देश की अर्जेंसी ये है कि आप पैदा कहीं भी हुए हों, अगर गांव में आग लगी है, आप अपने दरवाजे के बाहर डंडा लेकर के गेटकीपर बन करके खड़ा हो जाएंगे कि घुसने नहीं देंगे, निकलने नहीं देंगे, तो आपका घर भी नहीं बचेगा, बेडरूम भी नहीं बचेगा। इसलिए समझदारी इस बात में है कि आपसी जो नाराजगी है, आपसी जो वैचारिक मतभेद है, उसको किनारा कीजिए और बस्ती बचाने के लिए इकट्ठा होइए, क्योंकि ये देश हम सबका है। इसीलिए लेफ्ट राइट का जो क्वेश्चन है ना, वो अप्रासंगिक इसलिए हो गया है कि आज आपको वैसे आदमी के साथ सामना करना पड़ रहा है जो हमारे जमाने का गोविंदा है, ड्रेस बदलते रहता है। इसीलिए इस वैचारिक भ्रम में नहीं पड़िए, देश बचाइए, संविधान बचाइए, यही हमारा लक्ष्य है। सिद्धार्थ फ्रॉम ANI। सिद्धार्थ प्लीज गो अहेड एंड आस्क। सिद्धार्थ सवाल पूछिए प्लीज। जिग्नेश जी जवाब देंगे। विपक्ष का चेहरा तो मीडिया भी होना चाहिए। विपक्ष का चेहरा वो तमाम लोग होना चाहिए जो आइडिया ऑफ इंडिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करता है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। पीरियड। थैंक यू। आई विल हैव टू सी, इट्स बीन ओवर एन आवर। बहुत सारे साथी अलग अलग दोनों से बात करना चाहते हैं। आई एम गोइंग टू वाइंड अप दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। थैंक यू सो मच। हम बाद में आके हमसे ले लीजिएगा, 1-to-1 करेंगे। तो बहरहाल ये दिल्ली में हमने देखा किस तरह से दो युवा चेहरे जुड़े हैं कांग्रेस के साथ, लेकिन इससे कुछ पलों पहले तक हम देख रहे थे पंजाब की जो कांग्रेस में किस तरह से उथल पुथल मची हुई थी। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली हमारे साथ मौजूद हैं। गजाली, नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर इस समय वहां पर क्या कयास लग रहे हैं? क्या कारण उनका ये रुख रहा, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, उनकी जिद पर मुख्यमंत्री बदले गए, उनकी जिद पर ही तमाम कदम उठाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, तो अब ये नाराजगी क्यों? जी देखिए, उन्हीं के कहने पे अमरिंदर सिंह को हटा दिया गया, लेकिन जब चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो वो एक आप कह सकती हैं कि यहाँ पर किसी स्टेट के एमएलए या किसी लीडर को गुमान में भी नहीं था कि उनको सीएम बनाया जा सकता है। नवजोत सिंह सिद्धू, सुखजिंदर सिंह रंधावा का जब नाम चल रहा था, जो फिलहाल उप मुख्यमंत्री हैं, जब उनका नाम मुख्यमंत्री के लिए चल रहा था तो नवजोत सिंह सिद्धू मीटिंग से उठ के गुस्से से बाहर चले गए थे। फिर उनको मना कर लाया गया और फिर मनप्रीत बादल और दूसरे नेताओं ने जब चरणजीत सिंह चन्नी का नाम आगे पेश किया तो सबको मजबूरी में भी मानना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैसेज बाहर जाता कि आप एससी कम्युनिटी के खिलाफ हैं या एससी समुदाय के जो लीडर हैं उनके खिलाफ हैं। खैर,
जब ये मुख्यमंत्री बन गए, अभी हफ्ता हुआ है चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बने हुए, लेकिन उसके बाद जो कई नियुक्तियां हुई हैं कई पदों पर, उसको लेकर कहीं ना कहीं आहत हैं। सबसे पहले जिस पुलिस ऑफिसर को डीजीपी लगाया गया है, हालांकि जो पंजाब के सिटिंग डीजीपी हैं दिनकर गुप्ता, वो छुट्टी पे प्रोसीड चले गए और यूपीएससी के पैनल के थ्रू ही, यूपीएससी के अप्रूवल के थ्रू ही यहां पर परमानेंट डीजीपी लग सकता है। लेकिन दूसरा तरीका निकाला सरकार ने कि एक आईपीएस ऑफिसर जो सीनियर डीजी लेवल के ऑफिसर हैं, उनको ऑफिशिएटिंग रैंक के ऑफिशिएटिंग रोल में उनको डीजीपी लगाया गया है। वो ऑफिसर हैं इंद्रप्रीत सिंह सहोता, यानी आईपीएस सहोता। अब उनकी अपॉइंटमेंट से क्या नाराजगी है नवजोत सिंह सिद्धू को कि जब पंजाब में 2015 में अकाली दल भाजपा सरकार में जब 2015 में बेअदबी के कांड हुए थे, उस बेअदबी के मसलों को या उन केसेस को हैंडल कर रहे थे आईपीएस सहोता, और उन्होंने उस वक्त उस समय की सरकार जो थी अकाली दल और भाजपा की, उसको क्लीन चिट दिया था और साथ में ये दावा किया था कि इस बेअदबी के पीछे बाहरी ताकतों का हाथ है, पाकिस्तान कह लें या आतंकवादियों का हाथ है। कभी ऑस्ट्रेलिया का नाम भी आया था बीच में कि वहां रह रहे कुछ लोगों का हाथ है। बाद में वो बेअदबी के सारे केस सीबीआई को दिए गए अमरिंदर सिंह के आने के बाद, फिर वहां से सीबीआई से वापस भी ले लिया गया, फिर पंजाब पुलिस उसकी इंक्वायरी करने लगी। खैर, मसला ये था कि उस ऑफिसर को आप डीजीपी क्यों लगा रहे हैं जिन्होंने बादलों के दौर में उस केस की ढंग से इंक्वायरी नहीं की। दूसरा अपॉइंटमेंट था एडवोकेट जनरल का, जो प्रदेश का वकील होता है हाई कोर्ट में। उस नियुक्ति पे भी इन लोगों को आपत्ति आ गई, क्योंकि जिस वकील को एजी लगाया गया, एपीएस देओल, वो पुराने डीजीपी यहां पर सुमेध सिंह सैनी हैं, जिनका बहुत कंट्रोवर्शियल पास्ट रहा है और बेअदबी के मामलों में आरोपी भी हैं। उनको कई केसों में अभी के जो सिटिंग एजी हैं एपीएस देओल, ये उनके लॉयर रहे हैं, वकील रहे हैं, तो उसको लेकर भी आपत्ति थी। तीसरी बात, कैबिनेट के इंडक्शन के वक्त राणा गुरजीत सिंह नाम के विधायक हैं, उनके इंडक्शन को लेकर भी मसला बना रहा, क्योंकि 2017 में जब अमरिंदर सिंह की सरकार आई थी तो राणा गुरजीत जो हैं उसमें मंत्री थे, लेकिन 9 महीने बाद 2018 जनवरी में उनको उस पद से हटा दिया गया या कैबिनेट से हटा दिया गया, क्योंकि उनके ऊपर कुछ करप्शन के भी आरोप लगे थे। उस शख्स को या उस विधायक को भी कैबिनेट में लेने पर कई लोगों ने एतराज जताया था और उन विधायकों ने नवजोत सिंह सिद्धू से भी बात की थी। तो ये तीसरा ऑब्जेक्शन था उनके लिए। चौथी बात जो आज हुई है कि सभी मंत्रियों को जब कैबिनेट पोर्टफोलियो दिया गया, तो वही सुखजिंदर सिंह रंधावा जो उप मुख्यमंत्री हैं और जिनके मुख्यमंत्री बनने को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू एतराज जता रहे थे, उनको होम पोर्टफोलियो दे दिया गया, गृह मंत्री बना दिया गया। और होम पोर्टफोलियो जो है किसी भी स्टेट में एक बहुत कह सकती हैं कि इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होता है, क्योंकि आपके अंदर जो है होम के अंडर पुलिस आती है। और पंजाब सरकार ने जो वायदे किए हैं लोगों से, उसमें ये आता है कि भाई आप बेअदबी के जो केसेज हैं उनको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएंगे, और भी ड्रग्स के केसेज हैं उन पे कार्रवाई होगी, तो सब कार्रवाई पुलिस को ही करनी होती है। गजाली, संक्षेप में एक सवाल मैं आपसे जानना ये चाह रही हूँ, जरा नाखुश थे सब कि अब आगे नवजोत सिंह सिद्धू क्या किसी दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे अटकलें बहुत लग रही हैं। संक्षेप में जी, अटकलें तो लग रही हैं, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू इसलिए इस्तीफा दे गए क्योंकि उनको किसी दलित का मुख्यमंत्री बनना पसंद नहीं आया। तो ऐसे बंदे को अगर आम आदमी पार्टी या ऐसे नेता को, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी ऐसे शख्स पे जैसी टिप्पणी वो कर रहे हैं उसको अपनी पार्टी में लेना चाहें तो। बाकी नवजोत सिंह सिद्धू का कहा भी नहीं जा सकता, पॉलिटिकली बहुत इनकंसिस्टेंट है, तो वो किस तरफ जाएंगे अभी उन्होंने अपने भी पत्ते नहीं खोले हैं। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं बता रहे हैं कि वो पार्टी बनाएंगे या बीजेपी में जाएंगे, तो अटकलें सबके बारे में लग रही हैं यहाँ पंजाब में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गजाली तमाम जानकारी के लिए। तो नवजोत सिंह सिद्धू के मामले में एक तरह से सीख दी है कांग्रेस पार्टी को कि जब आप किसी के कहने पर कई कदम उठाते हैं तो उसका किस तरह से असर हो सकता है। बहरहाल चिंतन मंथन कांग्रेस में जारी रहेगा पंजाब राजनीति को लेकर। फिलहाल एक छोटा सा हम लोग ब्रेक ले रहे हैं, अन्य राज्यों से खबरें दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो दिल्ली स्कूलों से जुड़ी एक खबर बता दें आपको। दिल्ली के एक सरकारी स्कूल को रातों रात डीडीए ने अवैध अतिक्रमण घोषित कर गिराने के आदेश दे दिए, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले 2000 बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। क्या है ये मामला, देखिए रिपोर्ट। नागलोई सैयद गांव में बने तकरीबन 60 साल पुराने इस सरकारी स्कूल को अब डीडीए अवैध बता रहा है। इलाके के इकलौते सरकारी राजकीय प्रतिभा स्कूल को गैर कानूनी ठहराकर डीडीए अब इसे गिराना चाहता है। इस स्कूल में पढ़ चुके 50 साल के थान सिंह हमें पुराने कागजात दिखा रहे हैं। 1960 में उनके दादा नागलोई सैयद गांव के प्रधान थे। पंचायत ने प्रस्ताव पास करके 3 बीघा जमीन
सरकारी स्कूल के लिए दी थी, लेकिन 1980 में डीडीए ने गांव के जमीन का अधिग्रहण कर लिया। उनका आरोप है कि स्कूल 1 बीघे में बना है, जबकि 2 बीघा जमीन डीडीए ने सड़क के लिए ले ली। हमारे इस स्कूल को 1963 में ग्राम पंचायत ने एक प्रस्ताव पास करके शिक्षा विभाग नगर निगम को दिया था, क्योंकि पहले गांव में ही स्कूल रन करता था, तो जगह की आवश्यकता के कारण पंचायत को राइट था, उन्होंने जगह दे दिया। खसरा नंबर 134, रकबा 1.25 एकड़ के आसपास रकबा था। 1964 में शिक्षा विभाग ने यहाँ 6 कमरों का सेट डाल दिया था, चादरों से लेटरिन बाथरूम या बना दिया था, और बाउंड्री थी, प्लेग्राउंड था, स्कूल अच्छे से चल रहा था। उसके बाद डीडी अभी रिसेंटली वर्ष डिपार्टमेंट ने एक लेटर दे दिया प्रिंसिपल को, भाई स्कूल जो है आपका अवैध है और डीडीए लैंड पर है। राजकीय प्रतिभा स्कूल में बड़ी तादाद में गरीब मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं। ये स्कूल नहीं होता तो फिर भी दिक्कत होता, क्योंकि सारे बच्चे यही के आते हैं पढ़ने। इस स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड तक नहीं है, जबकि पीछे डीडीए की 5 एकड़ जमीन कम्युनिटी सेंटर के नाम पर खाली पड़ी है। अब स्कूल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के बजाय स्कूल को गिराने के नोटिस से शिक्षक भी हैरान हैं। डीडीए से जो डिमोनेशन का लेटर आया है कि ये हमारी ज़मीन है डीडीए का, एमसीडी के अंदर नहीं है, ये हमारी डीडीए का है, इसको हम तोड़ेंगे। 27-60 को तोड़ने का डिमिनेशन था इसका। अच्छा। हम लोग भाग दौड़ कर करके इनको डिमिनेशन को रुकवाए। अब आगे कब क्या होता है इसका कहीं जो है। कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? यहाँ पर जो है 2000 के आसपास बच्चे हर साल निकलते हैं। तो ये अब कहाँ जाएंगे अगर इसको तोड़ा जाता है? अब यहाँ कोई सरकारी स्कूल नहीं है, अब ये कहाँ जाएंगे ये कैसे बता सकते हैं? ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि भाई ये स्कूल है तो इसको कैसे के रखना चाहिए। डीडीए का दावा है कि स्कूल कम्युनिटी सेंटर की जमीन पर बना है। दिल्ली विकास प्राधिकरण से इस पूरे मामले पर हमने जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे के सामने तो बात नहीं किया, लेकिन उनका ये जरूर कहना था कि डीडीए की लैंड ब्रांच ने एक पत्र उनको लिखा था और ये उसमें कहा गया था कि डीडीए के कम्युनिटी सेंटर की ज़मीन पर नगर निगम के स्कूल का कुछ हिस्सा बना है, तो इसी के चलते वो अतिक्रमण हटाना चाहते थे। अब डीडीए ने एक तहसीलदार को चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि उस लैंड का सर्वे किया जाए। हमने जब डीडीए की वेबसाइट पर इस जमीन की स्थिति को देखा तो पता चला कि इस खसरा नंबर के आगे कुछ लिखा ही नहीं है। तो इस गांव का जो राजस्व विभाग का जो नक्शा है उसको हमने सुपर इम्पोज किया गूगल अर्थ पे, जो ये साफ दिखाता है कि 134 खतरे में इस ग्रामीणों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण की किसी ज़मीन पर कब्जा नहीं किया, बल्कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जो पंचायत की ज़मीन स्कूल को मिली थी उसमें से 2 बीघा के आसपास इस रोड निकाली है, जो मेरे पीछे रोड जा रही है, ये उस खसरे में से जा रही है। अच्छा। वो खसरा जो है डीडीए के खुद के वेबसाइट पे अनअलॉटेड है, मतलब उनको अलॉट नहीं हुई है ज़मीन। बाकी गाँव का अधिग्रहण किया है दिल्ली विकास प्राधिकरण ने, जो दिख रहा है साहब। दिल्ली में डीडीए की 4000 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण है। इसी वजह से अब वो जीपीएस तकनीक से अपनी जमीन को खोज रहा है ताकि उसका व्यावसायिक उपयोग करके आमदनी को बढ़ाया जा सके। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। देश में महंगे होते पेट्रोल डीजल का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। बीते 5 दिनों में 4 बार डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, जबकि आज ही 2 महीनों में पहली बार पेट्रोल के दाम भी बढ़े हैं। एक रिपोर्ट। तनख्वाह तो कुछ नहीं है, तनख्वाह तो वही है। हाँ। पेट्रोल के रेट बढ़ गए, पेट्रोल के क्या सारी चीजों के रेट बढ़ गए। नहीं, तनख्वाह तो नहीं बढ़ी जी, आदत ही बढ़ गई। अब क्या करें, काम तो करना ही है ना। तनख्वाहें और आमदनी तो क्या ही बढ़ी है, ये सबको पता है। हाँ। आदत भी नहीं पड़ी है, लेकिन एक बेबसी होती है ना, क्या कर सकते हैं। ठीक है, बस वैसे ही है। बाकी पैसे तो जेब तो खाली होती है, बहुत खाली होती है। महंगाई की तलवार के सामने जनता बेबस और लाचार दिख रही है। एक बार फिर से पेट्रोल डीजल और महंगे होने शुरू हो गए हैं। मंगलवार को बीते 5 दिनों में डीजल चौथी बार 25 पैसे महंगा हुआ, जबकि पेट्रोल के दाम 2 महीने में पहली बार 20 पैसे बढ़ गए। इस बार बढ़ते दामों का कारण लगातार महंगे होते कच्चे तेल को माना जा रहा है। एक महीने में कच्चे तेल के दाम 70 से बढ़कर $80 बैरल पहुंच गए हैं। लगभग 3 साल बाद पहली बार कच्चा तेल इतना महंगा हुआ है। जानकारों के मुताबिक कच्चा तेल महंगा होने के कई कारण हैं।
कोरोना कमजोर पड़ने से दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिससे डिमांड बढ़ रही है। लेकिन ओपेक यानी तेल उत्पादन देशों का संगठन सप्लाई नहीं बढ़ा रहा। बढ़ती मांग के चलते कच्चे तेल के दाम $90 प्रति बैरल पहुंचने के आसार जानकार जता रहे हैं, जिससे दामों को हवा लग रही है। कोरोना वायरस वैक्सीनेशन से उभरते हुए इकोनॉमी और की वजह से डिमांड बढ़ने की आशंका की वजह से हमने यहाँ पर भावों को सपोर्ट मिलते हुए देखा है। वहीं अगर हम देखें तो पिछले 2 महीनों में यूएस गल्फ ऑफ मैक्सिको में जिस तरीके से साइक्लोन्स आए हैं, उसकी वजह से वहाँ पे जो पाइपलाइन है वो वहाँ पर हट होती हुई दिखाई दी है और जो सप्लाई है वो वहाँ पर घटती हुई दिखाई दी है। सोचकर देखिए कि जिस समय कच्चा तेल सस्ता था, आप लोगों को, आम लोगों को पेट्रोल डीजल सस्ते मिल सकते थे, उस समय भी आप लोगों को सस्ते पेट्रोल डीजल नहीं मिले क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा था। तो अब तो कच्चा तेल ही महंगा हो गया है, ज़्यादा कुछ कहने को बचा ही नहीं है। दाम बढ़ाने के कुछ ना कुछ तर्क सरकार तब भी दे रही थी, तो अब तो सरकार के पास दाम बढ़ाने के बहुत ठोस तर्क आ गए हैं। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सुशील लाठी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो पंजाब की सियासत से ताज़ा खबर ये आ रही है कि पंजाब की कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा हो गया। रजिया सुल्ताना ने अपना इस्तीफा दे दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थन में इन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। रजिया सुल्ताना मलेरकोटला से विधायक हैं। और देश की बात में खबर जम्मू कश्मीर में इस साल की बर्फबारी में पहली बार जेड मोड़ सुरंग के जरिए सोनमर्ग पहुंचना मुमकिन हो सकेगा। ठीक वैसे ही जैसे हर मौसम में गुलमर्ग का आनंद आप लोग ले सकते हैं, वहीं सुरंग के जरिए ही सालों भर श्रीनगर से लद्दाख को जोड़े रखने के लिए जोजिला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में इन सुरंग के काम का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। तकनीक के दम पर बनी सुरंग ने बर्फबारी में भी सोनमर्ग पहुंचना मुमकिन कर दिया है। करीब 4 महीनों तक श्रीनगर से पूरी तरह कटे रहने वाले इस इलाके में इस साल सर्दी में सैलानी सोनमर्ग आ सकेंगे। पहाड़ी चट्टानों के बीचों बीच बन रही 6.5 किलोमीटर लंबी जेडमोर सुरंग श्रीनगर और सोनमर्ग को जोड़ती है, जिसे पूरी तरह से अगले साल जुलाई अगस्त तक खोलने की योजना है। हम लोग जम्मू कश्मीर में 32 किलोमीटर की टोटल 20 टनल बना रहे हैं और उसके साथ साथ लद्दाख में 20 किलोमीटर की 11 टनल बना रहे हैं। काफी टनल टेंडर हुई है, काफी पूरी हुई है, काफी डीपीआर बन गया है और ये दोनों को पकड़ के ये टनल की कॉस्ट 1,40,000 करोड़ के ऊपर जाएगी। मेरा सपना है कि डाहोस वर्ल्ड का सबसे अच्छा है, पर डाहोस से ज्यादा अच्छा हमारा ये कारगिल की पहाड़ी है। पहले साल के 6 महीने बर्फ की मोटी मोटी परतें लेह लद्दाख और श्रीनगर को बाकी जगहों से अलग कर देती थीं। पर करीब 14 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग साल भर गाड़ियों की रफ्तार और ट्रैफिक की आवाजाही को बरकरार रखने में मददगार होगी। गडकरी ने कहा कि कंपनी को इसे तैयार करने का टारगेट दिसंबर 2023 तक का दिया गया है। जोजिला सुरंग 11,500 फुट की ऊंचाई पर बनाई जा रही एशिया की सबसे लंबी सुरंग है। इस सुरंग को बनाने में पहाड़ के ऊपर 2 वर्टिकल शाफ्ट से भी एंट्री ली गई है। फौज, पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के लिए यह सुरंग मील का पत्थर साबित होगी। हमने कश्मीर देखा है क्या? तो हमने कहा नहीं, तो मैंने बोला यहाँ क्यों आ रहे? बोले पहले कश्मीर देखो फिर यहाँ आओ। उन्होंने कहा था इट इज 1000 टाइम बेटर देन स्विट्जरलैंड। तो ये पोटेंशियल है, तो बहुत बड़े प्रमाण पर काफी टूरिस्ट आएंगे और उसका सबसे बड़ा फायदा यहाँ के युवा लोगों को रोजगार मिलेगा। पर वो टनल आशिया की सबसे लंबी टनल है। सेना के लिहाज से भी रसद पहुंचाना आसान होगा। जेडमोड़ और जोजिला टनल सेना के हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि अभी हमें 6 महीने तक मार्ग बंद हो जाने से रसद की, गोला बारूद की जो जरूरत होती है, उसके लिए हमें हवाई मार्ग से जाना होता है। ये पूरा रूट थ्रू हो जाएगा और हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम जल्दी से जल्दी अपनी सेना के लिए गोला बारूद और रसद पहुंचा सकते हैं, जिससे कि किसी भी तरह का फिर से कारगिल वाला कोई मसला दोबारा नहीं हो सकता है। जेडमोड़ और जोजिला सुरंग ने स्थानीय लोगों को उम्मीद और काम दिया है।
अभी यहाँ के लोग भी चले जाते हैं बाहर? हाँ सर, जब यहाँ पे बर्फ होती है तो सर यहाँ से 10-20 किलोमीटर सर नीचे होते हैं, यहाँ पे तो कोई नहीं होता है विंटर में। मतलब खाना बदोश जिंदगी, मतलब घर होते हुए घर छोड़ना पड़ता है? घर छोड़ना पड़ता है सर। रोजी रोजगार को तो इससे बहुत फर्क पड़ता है सर। अब इससे बहुत फायदा आएगा टनल बनने से। तो आप लोग कहाँ चले जाते हैं रोजी रोजगार छोड़ के इस इलाके से? फिर तो हम यहाँ से सर हमको बाहर भागना पड़ता है काम के लिए, क्योंकि यहाँ पे सब बंद होता है, ना टूरिस्ट आते हैं ना कुछ, तो इसलिए फिर अब तो इससे बहुत फायदा आएगा सर। बदलते वक्त के साथ बदलते हालात की ये मांग थी। इससे इलाकों के फासले भी घटेंगे और सीमा पर तैनात फौज को भी मदद मिलेगी। तकनीक के दम पर सफलता की नई गाथा गढ़ते इस सुरंग का सामरिक महत्व भी है और सोच में समृद्धि भी। जम्मू कश्मीर से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और इस खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।